नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। तो आज संविधान की सीरीज में शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले एक हमें फंडामेंटल बात ये समझनी पड़ेगी कि भारतीय जो संविधान है वो किसी एक देश की संविधान की कॉपी नहीं है। संविधान सभा के सामने दो अलग अलग क्या थी, चुनौतियाँ थी। संविधान सभा ने पहला भारत को लोकतांत्रिक और उत्तरदायी शासन देना था, और दूसरा एक विशाल, विविध और हाल ही में स्वतंत्र हुए देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी बनाए रखना था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का अध्ययन किया और जो व्यवस्था भारत के लिए उपयोगी लगी उसे इंडियन कंडीशंस के अनुसार मॉडिफाई करके अपनाया। तो इसलिए सही जो है वो बोरोइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़, नॉट ब्लाइंड लिमिटेशंस। तो सबसे पहले क्या था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम कर रही थी उसका सबसे बड़ा हिस्सा इसी एक्ट से आया था। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है 1935 एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन। तो भारत क्या है, 1947 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसके पास अचानक एक बिल्कुल नया प्रशासनिक ढांचा बनाने का समय नहीं था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के कई हिस्सों को रिटेन किया और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के साथ इंटीग्रेट किया। इससे प्रभावित प्रमुख जो प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या है, सेंटर और प्रोविंस के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि 1935 एक्ट का फेडरल सिस्टम पूरी तरीके लागू नहीं हुआ था। संविधान ने इसे डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म में परिवर्तित किया था। ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो राज्यों में गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इसी हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है। लेकिन स्वतंत्र भारत में गवर्नर को कॉलोनियल एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की भूमिका दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या है, यूनियन और स्टेट लेवल पर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का आधार है। यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस क्या है, इंस्टीट्यूशनल लीनियज कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तक ये जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी को एक्सेप्शनल सिचुएशन में भी अधिक पावर देने की जो व्यवस्था का हिस्टोरिकल बेसिस भी 1935 एक्ट में मिलता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के रूप में विकसित किया। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क क्या है, 1935 एक्ट से प्राप्त सबसे बड़ा योगदान क्या है, यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल सिस्टम को डेमोक्रेटिक बनाया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को पूरी तरीके से शून्य से शुरू नहीं किया। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन है कि कॉलोनियल फ्रेमवर्क जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय संविधान का मेजर स्ट्रक्चरल सोर्स माना जाता है। दूसरा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर भारत ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से मुख्यतः पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की फिलॉसफी ग्रहण की है। इसका मूल प्रिंसिपल क्या है, एग्जीक्यूटिव मस्ट रिमेन अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो भारत में इसका परिणाम क्या हुआ, एक तो प्रेसिडेंट क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसे है, भारत ने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल से इंस्पिरेशन लिया। इसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से पूरी तरीके से अलग नहीं रहती, सरकार को पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल रहना पड़ता है। इससे तीन महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, एक अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट सिस्टम क्या है, कैबिनेट केवल मिनिस्टर्स का समूह नहीं है, यह वह कोर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जहां पर मेजर गवर्नमेंटल डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए भारत में वास्तविक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के नाम से एक्सरसाइज होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में इलेक्टेड गवर्नमेंट सेंट्रल रोल निभाती है। रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, नो पर्सन इज अबव द लॉ।
भारत में इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टेशन आर्टिकल 14 सहित कई प्रोविजंस में दिखाई देता है। हालांकि भारत में रूल ऑफ लॉ का स्वरूप ब्रिटिश मॉडल की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। भारतीय संविधान ने इसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस फंडामेंटल राइट्स और जुडिशल रिव्यू के साथ कंबाइन किया है। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में जो सामान्यतः नागरिकता है वो क्या है? इंडियन सिटीजनशिप है। अमेरिका की तरह अलग अलग स्टेट सिटीजनशिप का कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल भारत ने नहीं अपनाया है। तो ये भारत की नेशनल इंटीग्रेशन की आवश्यकता से भी जुड़ा है। उसके बाद क्या है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। देखिए क्या है? पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स को अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन स्वतंत्र रूप से परफॉर्म करने के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इनका उद्देश्य व्यक्तिगत प्रिविलेज देना नहीं है, बल्कि लेजिस्लेटिव फंक्शन की ऑटोनॉमी सुनिश्चित करना है। देख लेते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन ने भारत को क्या दिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अमेरिका ने क्या है? इन्फ्लुएंस किया, जैसे राइट्स प्लस जुडिशल सेफगार्ड्स। इसलिए अमेरिकन इन्फ्लुएंस को ब्रॉडली याद रखते हैं कि यूएसए इंडिविजुअल राइट्स प्लस इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब फंडामेंटल राइट्स दिए इन्होंने, कैसे? भारत के जो फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी पर अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स का स्पष्ट प्रभाव है। लेकिन भारत ने अमेरिकन मॉडल को जस का तस नहीं अपनाया है। भारत में फंडामेंटल राइट्स एब्सोलूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन हो सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के साथ ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए अमेरिकन इंस्पिरेशन क्या है? पूरी तरीके से अमेरिकन रेप्लिका नहीं है। जुडिशल रिव्यू, ये क्या है? जुडिशल रिव्यू का अर्थ है कोर्ट यह एग्जामिन कर सकते हैं कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं। यदि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस का उल्लंघन करता है तो जुडिशरी उसे इनवैलिडेट कर सकती है। इससे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन होती है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक लोकतांत्रिक संविधान में केवल राइट्स लिख देना पर्याप्त नहीं होता है। उन राइट्स की रक्षा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी चाहिए। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी के कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस दी गई है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन के लिए हटाने की इम्पीचमेंट प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस से जुड़ा है। वाइस प्रेसिडेंट, भारत में वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस से जुड़ा है। तो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है केवल प्रेसिडेंट का सक्सीजन नहीं है, वह राज्यसभा और एक्स ऑफिस चेयरमैन भी होता है। यानी बोरोड फीचर को इंडियन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट किया गया है। अब देख लेते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी समझने की कोशिश कीजिए कि फंडामेंटल राइट्स मुख्यतः व्यक्ति की लिबर्टी और राइट्स की सुरक्षा पर जोर देते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य को यह बताता है कि उसे किस प्रकार का वेलफेयर ओरिएंटेड सोसाइटी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इसलिए यह कॉन्सेप्चुअल पेयर बनता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? स्टेट क्या नहीं कर सकता, व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, और डीपीएसपी क्या है? स्टेट को किस दिशा में काम करना चाहिए। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड पर भी आयरिश इन्फ्लुएंस माना जाता है। राज्यसभा का नॉमिनेशन, तो प्रेसिडेंट द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स की व्यवस्था भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस से जुड़ी है। इसका उद्देश्य लेजिस्लेचर में स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज को स्थान देना है। अगला देख लेते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कनाडा क्या है? फेडरलिज्म विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। भारत ने फेडरल सिस्टम अपनाया है, लेकिन अमेरिकन स्टाइल अत्यधिक स्टेट सेंट्रल फेडरलिज्म नहीं अपनाया। भारत का अनुभव अलग था। पार्टीशन, कम्युनल टेंशंस, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी जैसी परिस्थितियों में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक स्ट्रॉन्ग यूनियन चाहते थे। इसलिए कैनेडियन मॉडल का इन्फ्लुएंस महत्वपूर्ण रहा। स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर में क्या है? भारतीय संघ में यूनियन को कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसका उद्देश्य राज्यों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी ये थी कि स्ट्रॉन्ग यूनियन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म क्या बनेगा उससे? नेशनल यूनिटी विद रीजनल गवर्नमेंट। उसके बाद रेजिड्यूरी पावर्स क्या हैं? जो सब्जेक्ट यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, उन्हें रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कहा जाता है। भारत में रेजिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर्स
यूनियन के पास है। तो भारत में जो यूनियन के पास हैं ये सारी पावर्स, ये अमेरिकन मॉडल से अलग हैं। इसलिए याद रखिए कि यूएसए जो है रेजिडुअरी पावर्स क्या हैं, स्टेट्स में हैं, और इंडिया में रेजिडुअरी पावर्स किस पे हैं, यूनियन पे। यही कारण है कि भारतीय फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को अक्सर फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बाइस कहा जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर की अपॉइंटमेंट में यूनियन की भूमिका कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस से जुड़ी है। यह व्यवस्था सेंटर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट भी है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर एडवाइजरी ओपिनियन देने की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर प्राप्त है। ये भी कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस से एसोसिएट फीचर। तो ये जो थे ये सारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन, आयरिश और कैनेडियन से थे। अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया से भारत ने मुख्यतः क्या लिया है, फेडरल फंक्शनिंग को प्रैक्टिकल बनाने वाले मैकेनिज्म लिए हैं। तो फेडरलिज्म प्लस लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेशन, भारत में सेंटर और स्टेट के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन केवल पावर्स बांट देना पर्याप्त नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिन पर सेंटर और स्टेट्स दोनों की लेजिस्लेटिव इंटरेस्ट हो सकती है। इसी कंटेक्स्ट में ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस महत्वपूर्ण है। तो पहला क्या है, कंकरेंट लिस्ट। भारत में 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं। पहली है यूनियन, दूसरी स्टेट, तीसरी कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट का बेसिक आइडिया ये है कि यूनियन और स्टेट्स दोनों स्पेसिफाइड सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं। यह फेडरल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इंडियन मॉडिफिकेशन ये है कि अगर कंकरेंट लिस्ट के विषय पर सेंटर और स्टेट लॉ में कन्फ्लिक्ट हो तो सामान्यतः सेंट्रल लॉ प्रिवेल सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में होते हैं। इसलिए इंडियन फेडरलिज्म को समझते समय केवल 3 लिस्ट याद करना पर्याप्त नहीं है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। भारत में पूरे देश के भीतर इकोनॉमिक मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। इसका उद्देश्य इंडिया को एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक यूनिट के रूप में मेंटेन करना है। अगर हर स्टेट अपने अपने बैरियर्स लगा दे तो एक कॉमन नेशनल मार्केट कमज़ोर हो सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स से संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। तीसरा है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री हाउस। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लोकसभा और राज्यसभा किसी ऑर्डिनरी बिल पर डिसएग्रीमेंट की स्थिति में पहुंचते हैं तो कुछ परिस्थितियों में दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग हो सकती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस क्या है, लेजिस्लेटिव डेडलॉक को रिजॉल्व करना। यहाँ ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस का आइडिया याद रखें कि फेडरल लेजिस्लेचर और 2 हाउसेज ये डेडलॉक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। अब यूपीएससी किस तरीके से जो है पूछ सकता है कि जॉइंट सिटिंग हर प्रकार के बिल के लिए नहीं होती। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए सामान्य जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। अब नेक्स्ट है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। यह छोटा सोर्स है लेकिन यूपीएससी जो है प्रीलिम्स में पूछा जाता है। क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो यह फ्रेज आर्टिकल 21 में नहीं बल्कि आर्टिकल 21 से जुड़े भारतीय संदर्भ में नहीं है बल्कि भारत के आर्टिकल 21 में है। जापानी संविधान के आर्टिकल 31 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का प्रिंसिपल मिलता है। अब इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से केवल प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब यदि लेजिस्लेचर ने कोई वैलिड लॉ बनाया है और उस लॉ में प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉलो किया है तो डेप्रिवेशन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन यहाँ यूपीएससी लेवल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 रिलेटिवली नैरो था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को व्यापक इंटरप्रिटेशन दिया और फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट विकसित हुई। इसलिए आज आर्टिकल 21 केवल एक मैकेनिकल प्रोसीजरल प्रोटेक्शन नहीं है। इसी जुडिशियल इवोल्यूशन के कारण आर्टिकल 21 भारत कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे डायनामिक प्रोविजंस में से एक बन गया है। अगला है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। ये क्या है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो पूरी तरीके से रिजिड बनाया गया और ना पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल। इसका कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेबिलिटी
और अडेप्टेबिलिटी दोनों चाहिए। अगर अमेंडमेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो जाएगा, और अगर पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ की तरह कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए आर्टिकल 368 के तहत अलग अलग प्रकार की अमेंडमेंट प्रोसीजर रखी गई। यही ग्रेडेड फ्लेक्सिबिलिटी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की खासियत है। राज्यसभा का इलेक्शन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस टू राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स के इलेक्शन मेथड से भी जोड़ा जाता है। भारत में राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से चुना जाता है। यह फेडरल सेकंड चैम्बर को स्टेट के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से जोड़ता है। अगला है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। यह सोर्स विशेष रूप से इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए स्टेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन यही वह एरिया है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी टेंशन दिखाई देती है। इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस स्टेट सिक्योरिटी। इमरजेंसी में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस की व्यवस्था इसी ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न से जुड़ी है। भारत ने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपली कॉपी नहीं किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी फ्रेमवर्क को अपने हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अनुसार डिज़ाइन किया है। अगला है सोवियत यूनियन यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले जो है गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, राइट, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन सोवियत कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस ने कॉन्स्टिट्यूशन के सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को प्रभावित किया है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A में है। इनका उद्देश्य नागरिकों को यह याद दिलाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल राइट का डॉक्यूमेंट नहीं है, सिटीजनशिप के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। यह कॉन्सेप्ट सोवियत कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस था। हालांकि भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डायरेक्टली इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं रखा गया। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का कमिटमेंट दिखाई देता है। यह केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं है, संविधान का लार्जर विजन है। कैसे है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन साथ ही सोशल डेमोक्रेसी इक्वलिटी प्लस डिग्निटी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। तो इसे ब्रॉडर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन पर सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस का प्रभाव दिखाई देता है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस का कंट्रीब्यूशन मुख्यतः प्रीएम्बल के आइडियल से जुड़ा है। जैसे सबसे फेमस क्या है इसमें, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। अब लिबर्टी व्यक्ति की फ्रीडम और ऑटोनॉमी है, इक्वलिटी कानून के सामने इक्वलिटी और अनइक्वल सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज करने की कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन। फ्रेटर्निटी सिर्फ लीगल इक्वलिटी नहीं बल्कि सोशल सॉलिडेरिटी और कॉमन नेशनल बिलोंगिंग्स है। तो अब रिपब्लिक। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से रिपब्लिकन आइडिया का भी इन्फ्लुएंस जुड़ा है। भारत ने मोनार्की के बजाय रिपब्लिक को अपनाया। इसका अर्थ है भारत का हेड ऑफ स्टेट हेरिडेटरी मोनार्क नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के माध्यम से चुना जाता है। तो ये जो है सारे जो सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ जिस कंट्रीज से भारत के संविधान में जोड़ा गया है, ये सारे ही क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब देख लेते हैं PYQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस ने भारत को रेडीमेड प्रोविजंस नहीं दिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ दिए जिन्हें संविधान सभा ने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट किया। तो इसको पॉइंटों को डेप्थ से समझते हैं। तो पहला क्या है, जुडिशल रिव्यू। तो ये क्या है, USA से है। ये केवल एक फैक्चुअल बोरिंग नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का फाउंडेशन है। जुडिशल रिव्यू क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये एग्जामिन कर सकते हैं कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने जो एक्शन लिया है, वह कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं है। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। इसका लॉजिक ये है कि भारत में पार्लियामेंट सर्वोच्च नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है, यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, एग्जीक्यूटिव भी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है और जुडिशरी भी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करती है। तो यही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। अब जुडिशल रिव्यू और जुडिशल एक्टिविज्म को कंफ्यूज मत करिए, ये दोनों अलग अलग हैं। जुडिशल रिव्यू है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच, जबकि जुडिशल एक्टिविज्म है जुडिशरी द्वारा
कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और इंटरवेंशन का कंपैरेटिवली प्रोएक्टिव अप्रोच। दूसरा है इंडियन फेडरलिज्म। ये कहाँ से है? कनाडा से। भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन यह क्लासिकल फेडरेशन नहीं है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में सेंटर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझिए। सबसे पहले क्या है? पार्टीशन, फिर नेशनल इंटीग्रेशन, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न, इकोनॉमिक प्लान, अखंड पॉलिटिकल अथॉरिटी की आवश्यकता। इसलिए इंडियन फेडरलिज्म में फेडरल फीचर्स में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाईकैमरलिज्म, लेकिन साथ में यूनिटरी बेसिस बायस जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिड्यूरी पावर्स विद यूनियन, इमरजेंसी प्रोविजंस, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल और पार्लियामेंट्स पावर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ओवर स्टेट सब्जेक्ट्स। इसलिए भारत को अक्सर कहा जाता है ए फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी या फिर फेडरल सिस्टम विद ए यूनिटरी बायस। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि इंडिया इज़ नॉट अ लूज फेडरेशन फॉर्म बाय सॉवरेन स्टेट्स कमिंग टुगेदर। तो स्टेट्स का यूनियन से अलग होकर बाहर निकलने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है। अब ये तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। ये कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पहले फेडरलिज्म की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर सेंटर और स्टेट्स दोनों की लेजिस्लेटिव इंटरेस्ट हो सकती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन लिस्ट प्लस स्टेट लिस्ट प्लस कंकरेंट लिस्ट का सिस्टम बनाया। कंकरेंट लिस्ट जो है यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट की स्थिति में सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स। आर्टिकल 254 का फ्रेमवर्क यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स प्योरली नेशनल भी नहीं हैं और प्योरली लोकल भी नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने शेयर्ड लेजिस्लेटिव स्पेस बनाया है। यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन भी है। अब ये DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। अब राइट्स और गवर्नेंस गोल्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स जो है व्यक्ति की लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पे जोर देते हैं, जबकि DPSC राज्य को बताते हैं कि राज्य को किस प्रकार का समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। इसलिए DPSP का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे इक्वल जस्टिस, वेलफेयर ओरिएंटेशन, इक्वल पे, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन और पंचायत। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है? फंडामेंटल राइट जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल है और DPSP क्या है? जनरली नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि DPSP इरेलीवेंट है। आर्टिकल 37 खुद कहता है कि DPSP फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी है, जबकि DPSP क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है फंडामेंटल राइट्स। ये कहाँ से? USA से। तो फंडामेंटल राइट्स पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्लुएंस महत्वपूर्ण है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनका उद्देश्य स्टेट पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रखना और इंडिविजुअल की बेसिक फ्रीडम तथा इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन एक सबटल पॉइंट ये है कि भारत के फंडामेंटल राइट्स एब्सोलूट राइट्स नहीं हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर आर्टिकल 19(2) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है। इसलिए राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन दोनों क्या हैं? साथ चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स की जो खासियत है ये केवल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। इनमें इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जैसे डायमेंशन शामिल हैं। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट का पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज? ये कहाँ है? USSR से। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के माध्यम से फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किए थे। इनिशियली ये 10 ड्यूटीज थे, बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 के द्वारा एक और ड्यूटी जोड़ी गई। अब क्या है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि डेमोक्रेसी केवल ये नहीं कहती कि स्टेट मेरे राइट्स प्रोटेक्ट करे,
ये भी कहती है कि सिटीजन भी कॉन्स्टिट्यूशन और सोसाइटी के प्रति रेस्पॉन्सिबल हों। इसलिए राइट्स क्या हैं, सिटीजन्स क्लेम है, और ड्यूटीज़ क्या हैं, सिटीजन्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी के हैं। तो भारत में 3 ब्रॉड टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी, 356 क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, और 360 है फाइनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी का जो लॉजिक है वो देश की सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जब गंभीर खतरा हो तब ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट पर्याप्त नहीं हो सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देता है। तो यही जगह कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की भी है। इमरजेंसी पावर्स अगर बिना चेक्स के इस्तेमाल हों तो लिबर्टी क्या है वो और एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ सकती है, लिबर्टी घट सकती है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंस स्पेशली 1975 से 77 इमरजेंसी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये जापान से है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर साउथ अफ्रीका, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए का है। तो ये जो सोर्सेज वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, और इसको जो है बार बार समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जो संविधान है वो इसी के ऊपर निर्भर है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ से लगभग निकलती हैं, उसके लिए सोर्सेज क्या है, यही चैप्टर है। तो ऐसे में हमें इसको बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको बहुत डिटेल से मैंने इसको बताया है। अब इसी तरीके से जो है आपको यूपीएससी लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है आगे के चैप्टरों के लिए। तो हम आगे के चैप्टरों में इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट हैं उनको मॉडिफाई करेंगे और अच्छे से लाने की कोशिश करेंगे, और जो ये माइंड मैप के थ्रू ये सीरीज़ जो चलाई है इसको और अच्छे से हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने जो मित्र आपके तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें ताकि हमको और इंस्पिरेशन मिले ज़्यादा काम करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।